हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। आइए आज चलते हैं अपने एक न्यू चैप्टर की तरफ, एक न्यू लेक्चर के साथ, बेहतरीन लेक्चर के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप ट्वेल्थ की केमिस्ट्री की बात करें और किसी भी टीचर से पूछें कि ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का ऐसा कौन सा चैप्टर है जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो वो बताएंगे आपको वो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टरों में से एक माना जाता है। और अच्छा भी चैप्टर है, मजेदार भी है और थोड़ा बोरिंग भी है। बात कर लें चाहे आपके बोर्ड एग्जाम की, बात कर लें आपकी CUET की, बात कर लें आपकी नीट, IIT, JEE एडवांस, NDA, CDS, इन सभी में इस चैप्टर से काफी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके नोमेनक्लेचर, इस ही चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगी आइसोमेरिज्म, इस ही चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे आपको लिगेंड, और इस ही चैप्टर से आपको देखने को मिलेगी फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सभी इसी चैप्टर के अंदर आते हैं, जो कि आपके केमिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, समझते हैं इस चैप्टर को क्या कहता है क्या नहीं कहता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले पूछा जाता है आपसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। बात इसी पे कर लेते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहां से, मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टडी है केमिस्ट्री के अंदर, उसको किसके नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, तो यही डेफिनेशन है जो मैं बोल दिया है, बात ही बातों में मैंने जो डेफिनेशन बोली है वो ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? टू स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टू स्टडी अबाउट coordination compound is known as coordination chemistry, means that coordination compound के बारे में पढ़ना ही coordination chemistry कहलाता है। बात आई समझ में यहां से? खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो नेक्स्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, फिर पूछता है वो आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, तो यदि मैं जनरली आपको बताऊं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आपका the compound formed by complex ion and counter ion, the compound formed by complex ion and complex ion and counter ion is known as coordination compound। यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन की मदद से बनते हैं उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है काउंटर आयन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं आपके एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाते हैं। एग्जांपल मान लीजिए, हमने एग्जांपल ले लिया K4FeCN6, ये एग्जांपल ले लिया मान लीजिए हमने K4FeCN6, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानेंगे कंप्लीट को। अब इसी के अंदर आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसी के अंदर आपका लिगेंड है, इसी के अंदर आपका काउंटर आयन है, इसी के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कौन क्या है आइए बताते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बात कर लूं, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है K4, ब्रैकेट के बाहर जो K4 है इसको हम काउंटर आयन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? काउंटर आयन के नाम से जानेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर K4 लिखा हुआ है। और इस कंप्लीट ब्रैकेट को, जो कंप्लीट ब्रैकेट है, ब्रैकेट को, सिर्फ ब्रैकेट को, किसको? ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानेंगे। अब इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो एक कंपाउंड लिखा हुआ है FeCN6, कौन सा कंपाउंड है? FeCN6, इसको किसके नाम से जानेंगे? इस कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? कॉम्प्लेक्स आयन से। यही परिभाषा मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बताई थी, द कंपाउंड बिटवीन या फिर बॉन्ड बिटवीन काउंटर आयन एंड कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ काउंटर आयन एंड कॉम्प्लेक्स आयन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि ये दोनों मिलाकर जिस चीज का निर्माण कर रहे हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानेंगे। अब कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर भी दो चीजें होती हैं, वो क्या क्या? जो आपका Fe होता है, Fe क्या होता है? ये होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम, Cm।
क्या होता है? ये होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम। बात आई समझ में? वहीं पर ये आपका CN6, ये क्या होता है? ये होता है आपका लीगेंड। क्या होता है? लीगेंड होता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर K4Fe CN6 के अंदर जो ब्रैकेट के बाहर है K4, वो आपका काउंटर आयन हो गया। इस ब्रैकेट को, केवल ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उसको कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जानते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो ये बीच में होता है, इसको हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम से जानते हैं। और जो CN है, इसको हम लीगेंड के नाम से जानते हैं। बात क्लियर यहां से? इसका मतलब समझ में आया? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन भी हमने ये आपको यही बताई थी। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द बॉन्डेशन बिटवीन काउंटर आयन एंड कॉम्प्लेक्स आयन। काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच की बॉन्ड फॉर्मेशन से बनने वाले कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया जाता है। क्लियर यहां से? ये बात है तो समझ में आई? ठीक है, यहां से बात आती है आपकी कि लीजेंड क्या होता है। ठीक है, बात किसकी आती है? लीजेंड क्या होता है? लीजेंड क्या होता है? लीजेंड का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एलिमेंट जो कि एटम्स को डोनेट कर सके। एटम्स को क्या कर सके? डोनेट कर सके, उसको हम लीजेंड के नाम से जानेंगे। द कंपाउंड विच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लीजेंड। यानी कि जो एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, लोन पेयर की फॉर्म में डोनेट कर सके, उसको हम लीजेंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्लियर? इसी पे आगे चर्चा करते हैं लीजेंड पर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। लीजेंड पर ही चर्चा करते हैं आगे, लीजेंड क्या है आपका, क्योंकि आगे इसकी लीजेंड की क्लासिफिकेशन भी पूछी जाती है। तो इसी पर चर्चा करते हैं लीजेंड पर। लीगेंड क्या होता है? लीगेंड बता दिया मैंने अभी आपको। लीगेंड यानी कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एलिमेंट जो कि एटम्स को डोनेट कर सके, वो लीगेंड कहलाता है। ठीक है, यहां से मैं छोटा सा लिख रहा हूं, क्या होता है? जो कि एटम्स को डोनेट कर सके, एटम्स या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, उसको किसके नाम से जानेंगे हम? लीगेंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, वहीं पर फिर बात आती है इसकी क्लासिफिकेशन की जाए लीगेंड की। लीगेंड की क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे? तो देखो, हम ऑर्गेनिक में जब हम पढ़ते हैं तो हैलाइड की क्लासिफिकेशन करते हैं। हैलाइड क्या होता है? हेलोजन, ग्रुप 17 के होते हैं आपके हेलोजन। उनकी जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम क्लासिफिकेशन इस तरह से आती है, मोनोहेलाइड आती है, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड। उसी तरह से इस लीगेंड की क्लासिफिकेशन आती है, मोनोलीगेंड, बाइलीगेंड, ट्राइलीगेंड, टेट्रालीगेंड, पॉलीलीगेंड, इस तरह से आती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है लीगेंड की क्लासिफिकेशन? जैसे कि मोनोलीगेंड हो गया, या फिर या तो मोनोलीगेंड बोल लो या फिर मोनोडेंटेंट बोल लो, बात एक ही है। फिर दूसरा आपका बाइडेंटेंट हो गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ ट्राइडेंटेंट हो गया आपका, और उसी के साथ साथ टेट्रा, और मैं यहां से पॉली लिख रहा हूं सीधा। ठीक है, बताएंगे ये भी क्या है, पॉली क्या है, टेट्रा लिखते हैं, पेंटा लिखते तो क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं मोनोडेंटेंट की। मोनोडेंडेंट लीगेंड क्या होते हैं? मोनोडेंडेंट लीगेंड ऐसे लीगेंड जो केवल और केवल वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। कितने को? वन लोन पेयर को डोनेट कर सके, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। मीन्स दैट एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास केवल एक ऐसा एटम हो जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, उसको हम मोनोडेंडेंट लीगेंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? वहीं पे बाइडेंडेंट लीगेंड क्या हो जाएगा? एक ऐसा लीगेंड जो कि आपके टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। कितने? टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, उसको हम जानेंगे बाइडेंडेंट लीगेंड के नाम से। वहीं पर ट्राइडेंडेंट लीगेंड जो आपके तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, उसको ट्राइडेंडेंट। और जो आपका लेकर 2 से 10 तक, पॉली में बहुत 2 से ज्यादा आ जाते हैं, तो 2 से अबोव कहीं भी चला जाए चाहे वो, और इसको पॉली को एक और नाम से जानते हैं जो ओलिगो होता है, ओलिगोडेंड्रेट भी बोल देते हैं इसको, जो कि 2 से लेकर 10 तक लोन पेयर इनके बीच में कहीं भी डोनेट कर दे, उसको हम पॉलीडेंडेंट लीगेंड के नाम से जानते हैं।
क्लियर बात है यहां से समझ में। जैसे कि मैं बात करूं आपके पास में मोनोडेंड्रेंट लीजेंड का कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। मोनोडेंड्रेंट लीजेंड का एक उदाहरण लेंगे तो कौन सा उदाहरण बन जाएगा, जैसे कि बात कर लेते हैं CH3, केवल एक साइड से डोनेट कर सकता है कार्बन, कार्बन एक साइड से डोनेट कर सकता है, ठीक है। या तो हाइड्रोजन डोनेट करेगा एक साइड से, कार्बन डोनेट करेगा, कोई एक साथ डोनेट कर सकता है। तो ये एक मोनोडेंड्रेंट लीजेंड का एक एग्जांपल हो जाएगा। वहीं पे बाइडेंड्रेंट लीजेंड का एक एग्जांपल की बात करें तो बाइडेंड्रेंट का हो जाएगा NH2। ये दो साइड से कर सकता है, ये दो लोन पेयर कर सकता है। किस तरह से, ये इस तरह से कर सकता है HNH। भाई NH2 को यदि ओपन कर लिखें तो क्या लिखेंगे HNH। तो अब जिस इसमें जो हाइड्रोजन है ये इधर से भी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं और ये हाइड्रोजन इधर से भी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दोनों तरफ से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। बात आएगी समझ में, ठीक है। उसी तरह से ट्राइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट का लिखें तो हम ट्राइडेंटेंट का कुछ इस तरह से लिख सकते हैं NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH। तो इसमें 3 ग्रुप लगते हैं ये NH के, और तीनों ग्रुप एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो ये कहलाता है ट्राइडेंटेंट लीजेंड। मीन्स दैट आपको ओवरऑल यही समझना है कि जो एक लोन पेयर को डोनेट कर सके वो मोनोडेंटेंट कहलाएगा, जो 2 लोन पेयर को डोनेट कर सके वो बाइडेंटेंट कहलाएगा, जो 3 लोन को डोनेट कर सके ट्राइडेंटेंट, और यदि कंप्लीट की एक की बात कर ले तो 2 से लेकर 10 तक, 2 और 10 के बीच में जितने भी लोन पेयर को डोनेट करेगा उसको हम एक फॉर्म में रख देते हैं जिसको हम पॉलीडेंटेंट के नाम से जानेंगे। क्लियर यहां से। इन सभी को करने के बाद आगे आता है फिर आपका इस बाइडेंडेंट को एक और नाम से जाना जाता है, इस बाइडेंडेंट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम एम्बीडेंडेंट लिगेंड बोलते हैं। एम्बीडेंडेंट लिगेंड क्या संगत देते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको, एम्बीडेंडेंट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि बाइडेंडेंट और एम्बीडेंडेंट में कोई अंतर नहीं है। एम्बीडेंडेंट की भी यही फॉर्म बनेगी, दोज लिगेंड which donate 2 lone pair of electron। ऐसे लिगेंड जो 2 lone pair of electron को डोनेट कर सके वो एम्बीडेंडेंट लिगेंड कहलाएंगे। एग्जाम्पल आपको वही रहेंगे जो मैं बता चुका हूं, जैसे कि NH2 हो गया, CN हो गया, ठीक है, H2O हो गया, ये सभी आपके बाइडेंडेंट के या फिर एम्बीडेंडेंट लिगेंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्योंकि जो CN है वो भी 2 तरह से लोन पेयर को डोनेट करता है, N से भी करता है और C से भी करता है, दोनों तरफ से वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत इसी को कर लेंगे क्लासिफिकेशन सभी बच्चे लिगेंड की, ठीक है। और उसके बाद यदि बात करें तो उसके बाद इसमें टॉपिक आ जाता है आपका आइसोमेरिज्म का। किसका टॉपिक आता है, आइसोमेरिज्म का। इसको कर लेना सभी बच्चे, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आगे बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो, आइसोमेरिज्म आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी। आइसोमेरिज्म होती क्या, पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कमेंट करो, पढ़ी है या नहीं पढ़ी, पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होती है बताएगा कोई, कमेंट करके बताओ जल्दी, फिर मैं बताएंगे। देखो आइसोमेरिज्म क्या होती है, आइसोमेरिज्म यानी कि एक ऐसी चेन या फिर एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो रहे सेम, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो हो जाए डिफरेंट। क्या है, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो आपको सेम रखना है, ये रखना है सेम। वहीं जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो रखना है आपको डिफरेंट, उसको चेंज करना है। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं समझने के लिए, हालांकि मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, टाइप बताएंगे, लेकिन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। यदि मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो कार्बन कितना है 1 2 3 4, कार्बन हो गए 4, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 एंड 3 10 कार्बन है और हाइड्रोजन है आपके पास में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C4H10 है। स्ट्रक्चर इसका ये है, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया इसका। अब इसी चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी आपके 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 एंड 3 10 हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत, डिफरेंट है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ ना, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। दोज प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट इज नोन एज आइसोमेरिज्म, एंड दोज कंपाउंड इज नोन एज आइसोमर्स। समझ में आया क्या बोला? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे, और ऐसे कंपाउंड जो इस प्रोसेस के अंदर जाते हैं उनको आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात है समझ में? क्लियर? ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब वहीं पर बात कर लेते हैं इसके टाइप की। तो ये दो टाइप की होती है आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, चलो करते हैं इसकी बात। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है आपकी, दो के फिर और टाइप निकल कर आते हैं सामने। कौन कौन सी दो टाइप? दो टाइप है आपके, एक तो है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वहीं दूसरा है इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप होते हैं इसके। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? नाम से ही ले रहे हो वैसे तो। स्ट्रक्चर का मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट है, उसकी रूपरेखा, उसकी संरचना, वो चेंज होगी इसमें। ठीक है, वहीं स्टीरियो में होगी तो वो भी संरचना ही चेंज, बट उसकी संरचना कुछ इस तरह से चेंज होगी कि जैसे कि लाइक एज सामने मिरर रखा है, यदि मिरर में हम कोई चीज देखें तो उल्टी बनती है, या फिर किसी कंपाउंड को एक साइड कर देना, लिगेंड को एक साइड कर देना, साइड चेन को एक साइड कर देना, उसमें उस तरह से चेंजिंग होगी। इसमें स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा इसका। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, इसके भी क्या कोई टाइप होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चार टाइप होते हैं। एक तो हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या हो गया? एक तो हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक हो गया जी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन सा जी? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक हो गया जी लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा हो गया जी? लिंकेज आइसोमेरिज्म। और वहीं पर एक हो जाएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये चार टाइप होते हैं इसके। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, चार तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के टाइप हैं चारों। अब ये क्या होते क्या है, इन्हीं पर प्रश्न बनता है, और 100% श्योर है आइसोमेरिज्म पर प्रश्न बनता है। प्रश्न किस तरह से बनता है? प्रश्न इस तरह से बनता है, या तो वो डायरेक्टली पूछ लेगा डिफाइन द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, या फिर कोई कंपाउंड आपको वो देकर रखेगा और वहां से पूछेगा इस कंपाउंड के अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म। सबसे पहले मैं इसी बात पर बात कर लेता हूं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड दे दिया ये कौन सा आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक क्या है? यदि बात करें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, तो याद रखना इसके अंदर वो आपको दो स्फीयर देकर रखेगा। कितने स्फीयर देगा? दो स्फीयर। स्फीयर क्या था जो हमने ये बताया था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस तरह से दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको देकर रखेगा, तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लगाना है। वहीं पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात करें तो वाटर लिगेंड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? वाटर लिगेंड की तरह काम करेगा। जहां भी वाटर लिगेंड की तरह काम करे वो आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म रहेगा। वही बात कर लेते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा क्या है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देखना है कि आयंस की चेंजिंग होगी। क्या होगी? आयंस की चेंजिंग होने वाली है। ठीक है, इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देख लेना कि आयंस की चेंजिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो चारों टाइप है, आयनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, हाइड्रेट है, लिंकेज है, इन सभी में पता लगा सकते हो कि कौन सा क्या है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी इसके ऊपर हम आपको नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करवाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में यहीं से स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म के टाइप से, कि आइसोमेरिज्म के ये टाइप है और इनकी डेफिनेशन क्या है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही था। ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट आए तो हमसे पूछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। नो टेंशन रहना है यहाँ से सभी बच्चे, और इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में परचम लेना है। तो इसी के साथ
धन्यवाद आप सभी का। और आप हमारी वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिए। यदि अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम कमेंट जरूर कर दिया करो। और इस चैनल को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए। ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपसे।